कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो पार्ट 4। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि आयंसी एक एक्सीडेंट होने वाला होता है लेकिन सही वक्त पर उसको बचा लिया जाता है। अब आगे। रात का वक्त था। आयंसी अपने रूम में बैठी थी और सामने बुक खुला हुआ था और वो क्राउन से टिक कर फ़ोन में चार्जिंग कर रही थी और उसके फेस पर स्माइल थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है। वह जल्दी से फ़ोन बंद कर लेती है तो देखती है ये कोई नौकर था जो उसको खाने पर बुलाने आई थी। वो जल्दी से फ़ोन लेकर नीचे चली जाती है तो देखती है उसके तीनों भाई डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आयंसी जल्दी से राघव के बगल वाली चेयर में बैठ जाती है। आयंसी को देख आरव कहता है, आंसू हमेशा तो तुम पहले आ जाती हो, आज लेट कैसे? आयंसी नीचे सर करके कहती है, सॉरी भैया। आरव मुस्कुराकर कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। राघव, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप डिनर करो। सब अपना डिनर करने लगते हैं। राघव खुद भी खा रहा था और आयंसी को भी खिला रहा था। तभी आयंसी का फ़ोन में नोटिफिकेशन की रिंग बजती है तो आरव कहता है, इतनी रात में तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? आयंसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जब उसने जेनी को अपने रिलेशनशिप के बारे में कहा था तो उसने कहा था कि घर में किसी को मत बताना, नहीं तो डांट पड़ेगा। इसलिए आयंसी जल्दी से बोल देती है, कंपनी का मैसेज है भैया। ये पहली बार आयंसी ने झूठ बोला था लेकिन वो भूल गई थी कि भैया माफिया हैं जिनके नज़रों से कुछ नहीं छिपता। राघव सिर्फ आयंसी का फेस एक्सप्रेशन देख रहा था जिसके में डर साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन उसने इस वक्त कुछ कहना सही नहीं समझा। कुछ देर में जब सबका डिनर हो गया तो वो लोग उठने लगते हैं तो राघव उन्हें रोक देता है और ये कहकर कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राघव आयंसी के दोनों हाथों को पकड़ प्यार से कहता है, बच्चा कल दोपहर तक मुझे और विवान भैया को वापस जाना होगा और तुम यहाँ आरव भैया के साथ रहोगी तो उन्हें बिल्कुल झूठ मत बोलना। और मुझे पता है मेरी प्रिंसेस कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई बात भी हो तो हमें बताना। मुझे पता है तुम हमेशा से विवान से ज़्यादा क्लोज हो क्योंकि मैं तो हमेशा बिजी रहता था और आरव तुम्हें कभी कभी डांट देता था, इसलिए तुम ज़्यादा विवान से क्लोज हो। अगर कभी ऐसी कोई बात हुई जो तुम हमें नहीं बता रही हो तो विवान भैया को बताना। और हाँ, कभी भी तुमसे कोई ऐसी गलती हो जो तुम ठीक नहीं कर पा रही हो तो हमें ज़रूर बताना। ये मत सोचना कि हम तुम्हें उस गलती के लिए डांटेंगे। आयंसी बहुत ध्यान से राघव की बातें सुन रही थी। फिर वो मासूमियत से कहती है, भैया आप ये सब क्यों कह रहे हो? राघव मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि अब मेरी गुड़िया बड़ी हो रही है, स्कूल जाती है, नए दोस्त बनाती है। लेकिन बेटा हर दोस्त जो अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं होता और आपका भी जो भी दोस्त है सबका नंबर आरव भैया को दे देना, ओके? आयंसी हाँ में सर हिला देती है। फिर सब अपने रूम में चले जाते हैं। राघव, आरव और विवान को माफिया की मीटिंग में जाना था, इसलिए राघव आयंसी को सुला रहा था। कुछ ही देर में उसको नींद आ जाती है तो वो उसके माथे पर प्यार से किस करता है जिससे आयंसी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उसकी स्माइल देख राघव के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो रूम से निकल अपने रूम में चला जाता है और जब राघव तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसकी फेस पर जो कुछ देर पहले मुस्कान थी वो गायब हो चुकी थी। उस वक्त अगर उसके चेहरे पर कुछ नज़र आ रहा था तो वो थी दुनिया भर की कठोरता। वो नीचे जाते हैं तो देखता है आरव और विवान पहले से नीचे खड़े थे। आरव और विवान ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और ठीक वैसा ही मास्क राघव के चेहरे पर भी था जिससे उसका चेहरा किसी को नज़र न आए, क्योंकि आयंसी के साथ आरव रहता था और राघव बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके भाई बहन किसी मुसीबत में आए। कुछ ही देर में वो लोग माफिया मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। एक बहुत आलीशान बिल्डिंग जहां बड़े अक्षरों में डायमंड होटल लिखा चमक रहा था, उस होटल के सामने राघव की गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी के आगे पीछे बहुत सी गाड़ियां थी जिसमें से उसके बॉडीगार्ड उतरते हैं और राघव की गाड़ी का
डोर खोलते हैं जिसमें से बड़े एटीट्यूड से राघव उतरता है और उसके बाद विवान और आरव वो लोग सीधा होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल जितना बाहर से सुंदर था उतना ही अंदर से खूबसूरत था। उस होटल में इस वक्त कुछ स्टाफ ही मौजूद थे क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी माफिया डील होने वाली थी। वो तीनों मीटिंग रूम में जाते हैं। मीटिंग रूम में राघव के एंटर करते ही वहाँ का तापमान लोगों की गिरता हुआ महसूस होता है क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि राघव आएगा। ये मीटिंग उस सबके माथे पर पसीने की बूंदें नज़र आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा भी था जिसके चेहरे पर राघव को देख डेविल स्माइल थी। राघव अपने जगह पर जाकर पैर पर पैर चढ़ा राजा की तरह बैठ जाता है और उसके साथ आरव और विवान भी बैठ जाता है। मीटिंग शुरू होते ही पहला आदमी, किंग आपको पता ही होगा मैं ये मीटिंग ड्रग्स के लिए हो रही है और इसमें आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। राघव टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए कहता है, मैं ड्रग्स का डील नहीं करता, ये तो पता ही होगा, और वैसे भी ये ड्रग्स का डील नहीं हो सकता। राघव के मना करने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होती आगे कुछ कहने की। वो आदमी जो राघव को देख डेविल स्माइल कर रहा था वो कहता है, क्यों नहीं हो सकता किंग, इससे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपका बिजनेस भी फैलेगा। उस आदमी की बात सुन राघव जो पेपर वेट टेबल पर घुमा रहा था उसका हाथ रुक जाता है और वो बड़े एटीट्यूड से कहता है, मिस्टर वीरेंद्र राय, किंग अपना बिजनेस से बढ़ाने के लिए किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि ये ड्रग्स स्कूल और कॉलेज के बच्चों को सप्लाई किए जाएंगे जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये वीरेंद्र रॉय है, ये भी जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन राघव के आने के बाद इसका नाम कम होता गया। ये 28 साल के हैं और इनकी हाइट 6 फुट, रंग गोरा, इनकी राघव से दुश्मनी है और ये उसे किसी भी कीमत पर बर्बाद करना चाहते हैं। राघव की बात सुन वीरेंद्र कहता है, आप ये ड्रग्स का बिजनेस करने से क्यों मना कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपका भी कोई बच्चा स्कूल में है? इस वक्त उनके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और राघव आंखें में खून उतर आया था। उसके आंखों के सामने मासूम आयंसी का चेहरा बार बार आ रहा था। आरव बात कर बदलते हुए कहता है, वैसे मिस्टर रॉय, आपका भाई कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है वो? वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता है, जवान है, कर रहा होगा दोस्तों के साथ मज़े। विवान दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है या फिर किसी लड़की के साथ? वीरेंद्र, अब इस उम्र में मज़े नहीं करेगा तो कब करेगा? आरव, आपके भाई को लगता है सिर्फ लड़कियों के पीछे भागना ही आता है। वीरेंद्र, अब नहीं भागेगा, हुक्म का इक्का लग गया है उसके हाथ में। इस वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी और राघव कब से उसके एक्सप्रेशन ही नोटिस कर रहा था। कुछ देर में मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक लड़की जिसने वेटर की ड्रेस पहनी हुई थी वो डरी सहमी से अंदर आती है। उसके हाथ में ट्रे था जिसमें ड्रिंक की बोतल के साथ ग्लास रहती है। वो उसे वहाँ रख जल्दी से जाने लगती है। सबकी नज़रें उसी लड़की पर ही थीं। वो सब हवस भरी नज़रों से उसको देख रहे थे। वो लड़की वहाँ से जाती तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचता है जिससे वो उसके गोद में गिर जाती है। वो लड़के उठते हुए कहती है, सर छोड़िए प्लीज़, हम जाने दीजिए। उस लड़की की आंखें नम थी। वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, चल जाना, लेकिन पहले ये तो बताना एक रात का कितना लेती हूँ? वो लड़की रोते हुए कहती है, सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ जाने दीजिए। वो आदमी आगे कुछ कहता है, उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज़ आती है और एक पल में सब शांत हो जाता है। उस आदमी के सर बीचों बीच गोली लगी हुई थी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये गोली किंग ने चलाई थी। वो अपनी जगह से उठ अपनी गन को कोट के अंदर रख कहता है, किंग कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन गलत धंधा और औरतों के साथ बदतमीजी नहीं। उस आदमी की लाश को किंग के बॉडीगार्ड ले जाते हैं और वो लड़की भी थैंक यू बोल निकल जाती है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की और ये वीरेंद्र रॉय से कुछ याद आया होगा। मीटिंग खत्म हो चुकी थी इसलिए वो लोग वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन वीरेंद्र वो नहीं चाहता। उसके दिमाग में एक खुराफात चल रही थी और चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो अपना फ़ोन निकाल किसी को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ एक लड़का एक लड़की के साथ सो रहा था। लड़के ने शर्ट नहीं पहन रखी थी और लड़की ने सिर्फ चादर लपेट रखा था। तभी उस लड़के का फ़ोन बजता है तो वो जल्दी से फ़ोन उठाता है और ये फ़ोन किसी और का नहीं वीरेंद्र रॉय
रॉय का था। वीरेंद्र, छोटे कहाँ है तू? जो काम बोला था वो हुआ? लड़का शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, भाई आपको लगता है आप कुछ कहो और वो काम मुझसे ना हो सके? इस बार तीर एकदम निशाने पर लगा है। वीरेंद्र, किसी को शक तो नहीं हुआ था? लड़का, भाई आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आयान रॉय कुछ करे और वो कामयाब ना हो? इस बार राजा की जान मेरी मुट्ठी में है। वीरेंद्र, इस बार वो किंग झुकेगा क्योंकि इस बार बात उसकी जान से प्यारी प्रिंसेस की है। आयान आयंसी की फ़ोटो देखते हुए कहता है, आप चिंता मत करो भाई, बहुत पुराने हिसाब चुकाने हैं इसको भाई। यूँ से मुझे उस आरव से तो मेरा बहुत पुरानी दुश्मनी है, बहुत प्यार है ना उसे अपनी बहन से। देखना कैसी तकलीफ़ें देता हूँ मैं उसको। वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता है, इतनी जल्दी कुछ मत करना, उसको पहले प्यार में पागल करो, ऐसा हाल कर दो उसका कि वो तेरे बिना रहने की सोचे भी नहीं। आयान, वो बहुत जल्द होगा भाई, और उसके भाई चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इतना मजबूर कर दूंगा उन्हें। इतना बोल दोनों हंसने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद करने के बाद कॉल कट कर देते हैं। अब तो समझ आ ही गया होगा कि ये कौन है। ये वही आयान है जिसने आयंसी को बचाया था। आयान आयंसी की फ़ोटो देखते हुए मन में कहता है, उफ तेरी ये रुई की तरह मुलायम बदन, जब मैं इसको मसलूँगा बहुत मज़ा आएगा। और मेरी माजा यानी तुम्हारी सजा लिटिल प्रिंसेस, और जब तुम्हें दर्द होगा तुम रोगी, तुम्हारे भाइयों की दर्द होगा। उस आरव से तो बहुत पुराना हिसाब चुकना करना है मुझे। इस वक्त आयान के चेहरे पर सौतानी मुस्कान थी जिससे साफ पता चल रहा था वो कुछ करने वाला है। अगली सुबह, आज एक अलग सुबह थी। आयांसी अपने भाइयों के साथ उठने से के पहले ही उठ गई और शावर लेने चली गई। वो जब शावर लेकर आई उसने एक पिंक कलर का टॉवल पहन लपेट रखा था। उसका गोरा बदन पानी की बूंदे से चमक रहा था। वह कबर्ड से जा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकाल क्लोजेट रूम में चली जाती है। उसने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे और बालों को भी खुला छोड़ रखा था। जो आयंसी कभी चेहरे पर कोई मेकअप नहीं करती थी, उसने होठों पर लिप बाम और आँखों में काजल लगाया था। वो एक नज़र खुद शीशे में देख कर कहती है, वाह मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। जेनी ठीक कहा था, आज तो आयान मुझे देखते रह जाएगा। ये सब आयंसी ने जेनी के भेजे हुए वीडियो से सीखा था कि मेकअप करना और ऐसे रेडी होने से बॉयफ्रेंड इम्प्रेस होते हैं। अब शायद वो मासूम आयंसी कहीं खोने लगी थी। आयंसी जब क्लोजेट रूम से बाहर आती है तब उसे अपने कमरे में राघव दिखाई देता है। वो उससे ही ऊपर से नीचे देख रहा था। आयंसी राघव के पास जा जल्दी से कहती है, गुड मॉर्निंग भैया। राघव उसके गाल पर हाथ रख प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग गुड़िया, आज तुम तो मेरे बिना उठाए ही उठ गई। आयंसी मुस्कुराकर कहती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना। फिर वो जल्दी से अपने बेड से अपना फ़ोन उठाती है और राघव के साथ नीचे चले जाती है। आरव और विवान डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, वहीं राघव और आयंसी भी बैठे थे। विवान, भाई ब्रेकफास्ट के बाद हमें निकलना होगा, जेट रेडी है। राघव सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। वो आयंसी को खिला रहा था लेकिन आयंसी का पूरा ध्यान कब से फ़ोन में पर था। वो जब से नीचे आई थी गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा उसने, फिर अपने फ़ोन पर चैट करने में लगी थी। ये बात कब से आरव नोटिस कर रहा था। वह हल्के गुस्से में कहते, आंसू तब से देख रहा हूँ फ़ोन में लगी हुई हो, तुम फ़ोन साइड में रखो और चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, इधर दो फ़ोन। इतना बोल वो आयंसी का फ़ोन लेने जाना है लेकिन जल्दी से आयंसी अपना फ़ोन बंद कर कहती है, सॉरी भैया अब नहीं करूँगी। आयंसी को डर था कि अगर आरव ने उसका फ़ोन देख लिया तो उसको पता चल जाएगा कि वो आयान से बात कर रही थी। राघव को आयंसी का बिहेवियर अजीब लग रहा था लेकिन बच्ची सोचकर उसने ध्यान नहीं दिया। राघव आयंसी को ब्रेकफास्ट करवा देता है, फिर सब निकलते लगते हैं। तब प्रियल के पापा आते हैं तो आयंसी उन्हें देख कहती है, अंकल प्रियल नहीं आई। वो आदमी नहीं बेटा, उसे अर्जेंटली इंडिया जाना पड़ रहा कल रात, इसलिए। आयंसी, उसने मुझे नहीं बताया नहीं। आयंसी के फ़ोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे लेकिन सबके सामने वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप थी। विवान आयंसी से कहता है, आंसू मेरे साथ आओ, मुझे
कुछ देना है तुम्हें। आयंसी को अंदर रूम में ले जाता है और उसके अपने सामने बैठाकर वो कहता है, अब बोलो क्या चल रहा है। आयंसी, क्या भैया आप क्या बोल रहे हो। विवान अपने एक आईब्रो उठाकर कहता है, किसका मैसेज आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा प्रियल के अलावा शायद ही कोई फ्रेंड होगा। देखो बेटा, कोई बात है तो मुझे बताओ दो, वरना अगर भैया को पता चला तो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। और आरव उसका तुम्हें पता है ना, आरव भैया को कितना गुस्सा आता है। आयंसी रोने शक्ल बनाकर कहती है, वो मेरा फ्रेंड है भैया और मैं उनसे वो इतना ही कहती है कि तभी एक मेड आती है और विवान से कहती है कि उसको और आयंसी को सब बुला रहे हैं। उस मेड के आने के कारण आयंसी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। विवान आयंसी के चेहरे को अपने हाथों में भर उसके माथे पर किस करके कहता है, बच्चा अपना ख्याल रखना, कोई भी बात हो हमें ज़रूर बताना, हम तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते कभी भी। फिर वो आयंसी वो लेकर सबके सामने आते हैं। विवान और राघव कार में बैठने वाले होते हैं तो आयंसी राघव के हाथ को पकड़ लेती है। उसकी आंखें नम थी तो वो उसको गाले लगाकर कहता है, रोते नहीं गुड़िया, आप तो भैया की स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हो और प्रिंसेस रोते नहीं। ओके। वो लोग वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन राघव को एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आयंसी को ऐसे छोड़कर जाना। वो दोनों इंडिया पहुंच जाते हैं जहां उनके लिए कार पहले से खड़ा था। कार में एकदम शांति थी। राघव और विवान दोनों के मन में आयंसी के ही ख्याल आ रहा था। उन दोनों की उसकी चिंता हो रही थी। इस वक्त वहाँ एकदम शांति थी और उस शांति को चीरते हुए विवान कहता है, भाई आपको आंसू कुछ बदली सी नहीं लग रही थी। राघव कुछ सोचते हुए कहता है, हम वो अब लोगों से मिलने लगी है इसलिए बदल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा था। विवान भाई, उसे आपसे बस ला देते हैं ना, भाभी भी खुश हो जाएगी। राघव मैं भी यही सोच रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ओबरॉय मेंशन के सामने रुकती है और ड्राइवर जल्दी से आकर गाड़ी का गेट खोलते हैं और वो दोनों उतरकर मेंशन के अंदर चले जाते हैं। राघव का कमरा। सी अपने रूम की बालकनी में आंखें बंद कर खड़ी थी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी और वो उन हवाओं को महसूस कर रही थी। उसके गाल कमर तक आते रेशमी बाल उसके चेहरे पर आकर बार बार परेशान कर रहे थे उसको। वो अपने चेहरे से बाल हटाती तभी उसको अपने चेहरे पर किसी की उंगलियां का स्पर्श महसूस होता है जो बड़े प्यार से उसके जुल्फे को कान के पीछे कर रहा था। उस स्पर्श से सिया के होठों पर मुस्कान राहत आ जाती है क्योंकि वो इस स्पर्श को अच्छे से पहचानती थी। ये स्पर्श किसी और का नहीं, उसके राघव का था। लेकिन वो आंखें नहीं खोलती तो राघव उसके पीछे से अपने बाहों में भर कर उसके कानों में बड़ी दिलकश आवाज़ में कहता है, एक नज़र हमें देखिए तो बीबी, कब से आपका दीदार करने को ये आंखें तरस रही है। सिया कुछ नहीं बोलती और आंखें खोल उस चांद को एकटक देखने लगती है और ये चीज़ राघव भी नोटिस कर रहा था। राघव सिया को छोड़ते नहीं हैं, वो उसे वैसे ही अपने बाहों में भरे हुए उसके कानों में धीरे से कहता है, ये तो गलत बात है ना बीबी, आपका चांद यहाँ है और आप उस आसमान के चांद को देख रही हैं। बोलते हुए राघव के होठ बार बार सिया के कान को छू रहे थे जिससे उसके शरीर में अलग ही सिहरन पैदा हो रही थी और उसका चेहरा उस चांद की रोशनी में और चमक रहा था। सिया खुद को राघव के बाहों से आज़ाद कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी राघव उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है जिससे वो रुक जाती है। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी और वो अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। बैकग्राउंड म्यूजिक। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे। राघव सिया का आंचल पकड़ते हुए उसके करीब आता है और उसके गले में अपने गर्म होठ रख देता है जिससे सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का लोग लगा दे रे। राघव गले में किस करते हुए धीरे से उसकी आंचल को नीचे गिरा देता है तो सिया जल्दी से पकड़ राघव को गले लगा लेती है। सिया की इस हरकत से राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन लगन मगन मन। राघव धीरे से सिया को खुद से दूर करता है तो देखता है सिया की पलकें शर्म से झुकी हुई है। वो उसे गोद में उठाता है और धीरे से बेड पर लेटा देता है। तन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत प्रयास, रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे। सिया की पलकें अभी भी शर्म से झुकी हुई थी। राघव उससे थोड़ा दूर होते हैं और अपनी शर्ट खोल नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जिस्म से बनाई सिक्स पैक एब्स साफ नज़र आ रही थी। मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तोरी जगनिया तू जोग लगा दे रे, रात बंजर सी है। राघव धीरे से सिया के पेट पर होंठ रख चूमने लगता है तो सिया की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने निचले होठों को दांत से दबा देती है। काले खंजर सी है, रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लौ। राघव सिया की पेट पर किस करते हुए धीरे धीरे ऊपर आता है। सिया की मुठ्ठियां चादर में कस जाती है। मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, रास रात में। राघव सिया के चेहरे के करीब आ उसके कांपते हुए नर्म होठों पर अपने गर्म होठ रख चूमने लगता है। धीरे धीरे किस डीप होने लगती है। सिया का हाथ राघव के बालों में घूमने लगता है और दूसरा हाथ उसके पीठ पर था। ऐसी हालत में हूँ मैं तेरी मलंग, तू ही मेरा नशा, चढ़ा दे रंग भंग चढ़ा दे रे। सिया के नाखूनों से राघव के पीठ पर खरोंचें आ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेम का लोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, राम रतन धन। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे थे और वो दोनों एक ही चादर में लिपटे एक दूसरे के प्यार की गहराइयों में डूबते चले जा रहे थे। उस कमरे में उन दोनों की सांसों की आवाज़ें ही गूंज रही थी। सिया की आंखों के किनारे से आंसू अब बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन लगन मगन मन, तन मोरा चंदन रे। पता नहीं वो रात का कौन सा प्रहर था जब दोनों थककर हारकर एक दूसरे के बाहों में सो गए। उन दोनों का मिलन का गवाह वो आसमान का चांद था जो अब शर्मा कर बादलों में छुप गया। पूरा पिक्चर देखने के बाद ये चांद शर्मा रहा है। ये दोनों लव कपल तो सो रहे हैं, तब तक दूसरे कपल के पास चलते हैं। तानी का कमरा। तानी मोबाइल चला रही थी और विवान उसका पैर दबा रहा था। तानी, क्या कर रही हो बेबी, अच्छे से दबाओ ना, विवान चिढ़कर कहता है। दबा तो रहा हूँ जान। तानी, हम और अच्छे से दबाओ, विवान मन में कहता है। देखो क्या दिन आ गए हैं, पति थक कर आया है, एक बार भी पानी नहीं पूछा, उल्टा सेवा करवा रही है। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, मैं अकेला क्यों झेलूं। तानी, बस बस हो गया, मैं थक गई, चलो सोते हैं। इतना बल वो चादर ओढ़ सो जाती है। विवान मुंह बनाते हुए मन में कहता है, देखो तो बोल कैसे रही है, जैसे पता नहीं कितने पत्थर तोड़े हैं। विवान ये सब सिर्फ मन में कह सकता है, हकीकत में भाई बेचारा डरता है। लंदन रात के 12 बजे। हैंसी अपने किंग साइज बेड पर अपने टेडू को पकड़ आराम से सो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। वो आवाज़ सुन हैंसी आंखें मलते हुए उठती है तो देखती है आरव उसके पास केक लेकर बैठा था और पूरे रूम में को बैलून से बहुत अच्छे से सजाया गया था और बेड पर ही वो लैपटॉप रखा था जिसमें राघव, सिया, विवान तीनों थे। आयांशी ये सब देख बहुत खुश हो जाती है। राघव, हैप्पी बर्थडे गुड़िया। आयांशी मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू भैया। सिया निकली गुस्सा दिखाकर कहती है, अरे ये मेरी प्रिंसेस ने तो मुझे पूछा ही नहीं, लगता है उसको मेरी याद नहीं आती। आयांशी मासूमियत से कहती है, नो मम्मा, आंसू आपको बहुत सारा मिस करती है। सिया मुस्कुराकर कहती है, मम्मा भी अपनी डॉल को बहुत सारा मिस करती है। आयांशी केक कटिंग करती है और आरव को खिला देती है। विवान, गुड़िया आज कैसा सेलिब्रेट करना है बर्थडे। विवान के कहने पर आयांशी को कुछ याद आता है तो वो झट से बोल देती है, भैया फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना है, जाऊँ।
आयन से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए ये सब कहती है। राघव को उसकी आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही था कि वो उसको जाने की परमिशन दे देगा। राघव, कहाँ है पार्टी और कितने बजे? आयन से, डेली नाइट रेस्टोरेंट में है, पार्टी रात 8 बजे। मैं जाऊँ प्लीज़? राघव मुस्कुराकर कहता है, ओके, लेकिन मैंने जो घड़ी तुम्हें दिया था वो ज़रूर पहन कर जाना। राघव ने परमिशन दे दी थी जाने के लिए। सिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कहती है, आंसू बेटा, आप किसके साथ जाओगी और कब तक वापस आओगी? आयन सी, मामा, फ्रेंड के साथ जाऊंगी और मुझे नहीं पता कब तक आऊंगी। सिया थोड़ी सीरियस होकर कहती है, क्या मतलब नहीं पता? तुम 10 बजे तक आ जाना और हाँ, आरव भैया को अपने फ्रेंड का नंबर दे देना। सिया को आयांशी की चिंता करते देख सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि सब जानते थे कि आयांशी से जुड़ी छोटी बातों को लेकर सिया परेशान हो जाती है। राघव प्यार से कहते हैं, आंसू बच्चे सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो सबको गुड नाइट बोलती है और सो जाती है। आरव लाइट ऑफ कर वो बच्चा हुआ केक लेकर चला जाता है। सुबह सूरज की किरणें आयंसी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है। उसके चेहरे पर धूप पड़ने लगी से उसका चेहरा और निखर कर नजर आ रहा था। वो टेबल पर रखा अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स ने उसे उसके 15th बर्थडे जन्मदिन को शुभकामनाएं दी थी, लेकिन उसे आयान का मैसेज कहीं नहीं दिखा, जिससे वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो अपना फ़ोन साइड में रख नहाने चली जाती है और जब वो नहाकर बाहर आती है तो उसकी गोरी त्वचा गुलाबी नज़र आ रही थी। कुछ ही देर में आयांशी रेडी हो जाती है। उसने शॉर्ट्स टॉप पहन रखा था, उसके ऊपर एक शॉर्ट जैकेट जो शोल्डर से नीचे गिरा हुआ था, पैरों में शूज, बालों को खुला छोड़ रखा था, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग, होठों पर पिंक लिप बाम, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके लिप्स पहले से ही पिंक थी, और हाथों में घड़ी जो राघव ने स्पेशल उसके लिए बनाया था। देखने के में तो वो एक स्टाइलिश घड़ी लगती है थी, लेकिन उस घड़ी की एक अलग खासियत थी। उसमें ट्रैकर लगा था, जिसमें आयंसी कहीं भी होगी उसकी लोकेशन उसके भाइयों को मिल जाएगी, क्योंकि आयंसी की घड़ी उसके तीनों भाइयों के फ़ोन से कनेक्टेड था। आयंसी ने जो ड्रेस पहन रखा था उसमें उसकी गोरी कमर साफ नज़र आ रही थी। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम बार्बी डॉल को। वो अपना फ़ोन ले जल्दी से नीचे जाती है तो देखती है आरव उसका डाइनिंग टेबल पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। आज आरव भी गजब ढा रहा था। उसके ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था, बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था, हाथों में महंगी घड़ी, पैरों में वाइट जूते। कुल मिलाकर आज आरव भी बहुत हैंडसम लग रहा था। ऐसी जल्दी से जा आरव के गाल पर किस कर अपने क्यूट आवाज़ में कहते, गुड मॉर्निंग भैया। आरव मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग बच्चा, आज तो मेरी डॉल सच में बार्बी डॉल लग रही है। आयंसी ब्लश करने लगती है, जिससे उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं और उसके गुलाबी गाल देख आरव को हंसी आ जाती है। आरव आयंसी को ब्रेकफास्ट करवाता है, फिर वो दोनों निकल जाते हैं मॉल के लिए, क्योंकि आयंसी के बर्थडे में हर साल उसको शॉपिंग पर ले जाता है और उसको जो चाहिए वो सब दिलवाया दिया जाता है। लोगों को बुलाकर उसका बर्थडे नहीं मनाया जाता, क्योंकि राघव ने ये बात छुपाकर रखी थी कि उसके 2 भाइयों के अलावा एक छोटी सी प्यारी सी बहन भी है, क्योंकि वो जानता था अगर उसके किसी भी दुश्मन को आयंसी के बारे में पता चला तो वो लोग उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इस बार आयान की गंदी नज़र आयंसी पर पड़ गई थी। अब उसकी गंदी नज़र से आयंसी बचती है या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। आरव खुद कार ड्राइव कर रहा था और आयंसी उसके बगल में बैठी थी। वो बाहर का नज़ारा देख रही थी। आज वो बहुत खुश थी कि उसके भाई के साथ आने मिला। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सिटी सेंटर मॉल के सामने रुकती है। मॉल बहुत खूबसूरत है। आरव गाड़ी पार्क कर आयंसी का हाथ पकड़े मॉल के अंदर चला जाता है और आयंसी को ले सीधा गर्ल्स सेक्शन में चला जाता है। वो जिस पर भी हाथ रखती आरव सब खरीद ले रहा था, इसलिए मॉल के स्टाफ जानबूझकर उसे महंगी से महंगी ड्रेस दिखा रहे थे ताकि उनकी ज़्यादा बिक्री हो। ड्रेस के साथ आरव ने उसको लिए जो भी चाहिए था सब दिला दिया। आरव के साथ उनके बॉडीगार्ड भी
थे जिन्होंने शॉपिंग बैग्स पकड़ रखे थे। आयंसी ने अब तक 5 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग कर ली। उसने फुटवियर से ड्रेसेस, टॉल्स, हेयर बैंड्स, क्लिप्स, बहुत कुछ खरीदा जो लड़कियों की ज़रूरत का था। आरव, और क्या चाहिए गुड़िया? आयंसी क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है, भैया भूख लगी रही, पहले खाएंगे फिर बारबी वाली मूवी देखेंगे। बारबी मूवी के बारे में बोलते ही उसके आंखों में अलग ही चमक थी। आयंसी की क्यूट हरकतों पर आरव की वो हंसी आ रही थी और उसके बॉडीगार्ड भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। इंडिया, राघव और विवान स्टडी रूम में थे और कुछ काम कर रहे थे। कहने को तो वो विवान बहुत फेमस डॉक्टर है, लेकिन अपने भाइयों के साथ वो ऑफिस का काम भी कर लेता है क्योंकि वो भी माफिया में से एक है। विवान बैठे बैठे कुछ सोच रहा था तो राघव कहता है, क्या सोच रहे हो विवान भाई? अजीब सा लग रहा है, आंसू की चिंता हो रही है। ये सब बोलते हुए विवान के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। तो विवान उसको शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स, आंसू के साथ आरव है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमें। विवान परेशान होते कहते हैं, लेकिन भाई आंसू बच्ची है, अगर वो किसी की बातों में कुछ गलत कर बैठी या अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लिया तो वो अभी अभी ही स्कूल जाने लगी है, नए फ्रेंड्स बनाएंगे और पता नहीं कौन कैसा होगा। कहीं उसे स्कूल भेजने का डिसीजन गलत तो नहीं है ना? विवान की बातें सुन राघव को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राघव, अगर आंसू से कोई गलती हो भी गई तो हम संभाल लेंगे और वो किसी मुसीबत में पड़े उससे पहले उस मुसीबत को मेरा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रिंसेस तक कोई मुसीबत पहुंचने नहीं दूंगा। इस वक्त राघव का चेहरा बहुत कठोर नज़र आ रहा था। कुछ देर डिस्कस करने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लंदन, आरव आयंसी को लेकर मॉल से रेस्टोरेंट में जाता है। ये कुछ घंटों में वो आयन को पूरी तरह से भूल चुका थी और उससे के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। आरव आयंसी को रेस्टोरेंट में एक चेयर पर जाकर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। आयंसी को जो भी ऑर्डर करना था उसने सब मंगवा लिया। तभी उसका फ़ोन बजता है। आरव अपने फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, फिर आयंसी की तरफ देखकर कहता है, बच्चा तुम बैठकर खाओ, भैया अभी आ रहे हैं। ओके। आयंसी ओके में सर हिला देती है तो आरव अपने बॉडीगार्ड को कह देता है कि वो आयंसी के साथ रहे और वहाँ से फ़ोन रिसीव करने चला जाता है। जब वो कुछ दूर जाकर फ़ोन कट करता है तभी उसकी नज़र एक लड़के और लड़की पर पड़ती है। उस लड़के को देख उसकी नज़र आंखों गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि वो लड़का लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था और उस लड़के के दोस्त हंस रहे थे। आरव को उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उस लड़के का पीठ आरव की तरफ थी। वो उस तरफ जाता है और वो लड़का उस लड़की को ज़बरदस्ती किस करता उससे पहले ही आरव उसके कलर पकड़ उसको अपनी तरफ पलटता है और किसी के कुछ समझने से पहले एक मुक्का उसके चेहरे पर मारता है। वो लड़का का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई अयान रॉय पर हाथ उठाने की? इतना बोल वो जैसे ही एक मुक्का आरव को मारने जाता है, आरव उसका वो पंच एक हाथ से रोक लेता है। दोनों की आंखें गाल आग उगल रही थी। अयान के सारे दोस्त बस उन दोनों को ही देख रहे थे। उसका एक दोस्त कहता है, कौन मन यार, झगड़ा मत करो, कॉलेज ख़त्म हो चुका है हमारा। अयान अपनी हाथ नीचे कर मुस्कुराकर कहता है, कॉलेज ख़त्म हुआ है, दुश्मनी नहीं आज भी बरकरार है। आरव मुस्कुराकर कहता है, हम और ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आरव उस लड़की को देखते हैं जो डरीसामी सी कोने में खड़ी थी। वो उससे कहता है, तुम जाओ यहाँ से। अयान, वो कहीं नहीं जाएगी और ये मेरा मैटर है, बीच में मत पड़। आरव गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है, ये तेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं और तू कभी नहीं सुधरेगा ना। कॉलेज में भी ना जाने तूने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। और आज फिर अयान मुस्कुराकर कहता है, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो लड़कियां और ये लड़की तेरी बहन हो। लगता है अगर तेरी कोई बहन होती और मैं उसको अपने बिस्तर पर लाता, उसके नाजुक बदन को मसलने में क्या मज़ा आ। वो इतना ही कहता है कि आरव फिर एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है और उसका कलर पकड़
गुस्से से कहता है, दांत पीसते हुए कहता है, अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना, वरना इस ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। और तू भूल रहा है, एक लड़की के साथ गलत करने पर मैंने तुझे पूरे कॉलेज के सामने कुत्तों की तरह मारा था। इस वक्त आरव की आंखें गुस्से से लाल थी, जिसमें मानो खून उतर आया हो। आरव की बातें सुन अयान को कॉलेज का वो दिन याद आता है जब आरव ने पूरे कॉलेज के सामने उसे मारा था और सब लोग उस पर हंस रहे थे। ये सब याद आते ही अयान का गुस्सा और नफरत और ज़्यादा बढ़ जाता है। बात को बढ़ते देख अयान का दोस्त उन्हें अलग कर कहता है, अरे बस करो तुम दोनों, ये कॉलेज नहीं है। आरव कुछ कहता तभी उसको अपने बाजुओं में किसी के नन्हे नन्हे हाथों की पकड़ महसूस होती है और कानों में किसी की प्यारी सी आवाज़। ये आवाज़ किसी और की नहीं, आयंसी की थी, जो उसको ढूंढते हुए आ गई थी। आयंसी, भैया। आरव उसकी तरफ देखकर कहता है, बच्चा तुम यहाँ क्यों आई? भैया आ रहे थे ना। आयंसी, आप बहुत देर तक नहीं आए तो मैं आ गई। आयंसी का ध्यान अब तक अयान पर नहीं गया था, लेकिन अयान उसके चेहरे पर आयंसी को देख एक कुटिल मुस्कान थी। आरव एक नज़र अयान को गुस्से से देखता है और फिर आयंसी का हाथ पकड़ उसे वहाँ से ले जाता है। अयान बस उन्हें जाते हुए देखता है और मन ही में कहता है, आज तो तुमने किया है, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा आरव। इसकी कीमत तो मैं तुम्हारी लाडली बहन से चुकाऊंगा। बस देखते जाओ तुम, मैं इसके साथ क्या क्या करता हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हारी लाडली को मिलेगी। इतना दर्द दूंगा इसे जिससे तुम तड़पोगे और तुम्हारे दोनों भाई भी। ये सब सोचते हुए अयान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तब उसका एक दोस्त जो उसे की तरह था वो कहता है, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? अयान, जो आज रात होने वाला है उसके बारे में सोच रहा हूँ रॉकी। उसका दोस्त रॉकी हंसते हुए कहता है, आज रात की पार्टी में हसीना का इंतजाम तो कर रहा है ना? अयान मुस्कुराकर कहता है, आज रात की पार्टी में बहुत मज़ा आने वाला है। फिर अपने दोस्तों से कहते हैं, आज रात की पार्टी में सब आ रहे हैं ना? उसका दोस्त जो उसका झगड़ा रोक रहा था वो कहता है, मैं कोशिश करूँगा। अयान, कोशिश नहीं विराट, तुझे आना ही होगा। आज सबको डबल मज़ा कराऊंगा। सब हंसने लगते हैं, लेकिन विराट को पता था वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन उसने इस वक्त बोलना सही नहीं समझा। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं।